It was a beautiful sunny afternoon of London when the life introduced me to an incredible man famously known as Kaka. Innocent, childlike face, having sparkles in the eyes, restless, keen, curious, humble. A seamless combination of brain and heart. A greenest man in the city of London, Mahesh Patel. A man worth meeting, worth knowing, worth adoring. Simplest, humblest, but the toughest archangel. "50 kilometers away from Baroda in India, there's a tiny village called Gajera. It was one morning of 1977 when the teenage Mahesh left Gajera far behind. A bus transported him to Ahmedabad. From Ahmedabad to Delhi, and from Delhi he landed in Paris. From Paris he came to Germany. He was a complete stranger here. He was all alone. He began hunting for the job. One day, he found a friend who helped him in getting a job. जब बगीचे में काम करता था तो वहाँ वही काम था मेरा कि भाई बर्तन साफ करो और बाकी का टाइम में वो मुझे आलू या ऑनियन या जो भी वेजिटेबल है वो काटने का काम देते थे मुझे। बाद में आगे धीरे धीरे जाके जाओ, मगर शुरू से आप दिमाग में ये बात मत सोचो कि मैं फलाने फैमिली से बिलोंग करता हूँ या आता हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं बर्तन साफ नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है। कोई भी काम में शर्म न रखो, जो भी काम मिला है वो कर लो और काम में ईमानदारी और नीति से कर लो। आगे कोई ना कोई तो रास्ता आपको निकाल देते हैं और आपका काम देख के कोई और भी आपको बोलेगा भी नहीं तुम हमारे पास आओ, हम आपको आगे ले जाते हैं, या कोई ना कोई आपको एक स्टैंड मिल जाता है। मगर शुरू में कहीं भी जाओ, कोई भी कंट्री में जाओ, आपको जो भी काम मिलता है लेना, काम लेकर काम शुरू कर दो। Mahesh was caught. He was caught because he was in Germany without the visa. He was deported to India there and then. It all happened when police started watching him for a strange reason. Mahesh received an invitation card on the address of his workplace, which was sent by one of his friends. The card had a swastik printed on it. वहाँ के बाद मेरे दोस्त की शादी का इन्विटेशन कार्ड आया था, जो अंदर में जो लिखा है वो हमारी गुजराती लैंग्वेज में था। ऊपर जो था वो इंटेंसिव पोस्ट है तो इंग्लिश अटैच था। हाँ, तो वो हमारे में जब अब सभी में हिंदू रीति रिवाज में जब शादी होती तो गणेश की फोटो के आसपास में वो स्वस्तिक होता है ना, इनसाइड कवर के ऊपर भी होता है। तो जब पोस्ट आई तो सॉर्टिंग ऑफिस वाले को लगा कि भाई ये स्वस्तिक है, मतलब वो हिटलर का सिंबल है। उन लोगों को लगा कि ये कोई एक्टिविटी होगी जो लाइक टेररिस्ट जैसी, या जो हिटलर का सिंबल है ना, तो उन लोगों ने सोचा कि भाई ये क्या है। तो सॉर्टिंग ऑफिस वालों ने पुलिस को सौंपा कि भाई पता करो ये स्वस्तिक का क्यों है, स्वस्तिक ये लेटर के ऊपर। और अंदर में जो था वो हमारी जबान में था, तो वो समझे कुछ गड़बड़ है। तो पुलिस वाले को भी समझ में नहीं आया, तो पुलिस ने सीआईडी पुलिस को सौंप दिया कि भाई जाके पता करो कि ये क्या है, मसला क्या है। तो मैं रात को सो रहा था, सीआईडी पुलिस वालों ने दरवाज़ा खटखटाया कि भाई आप मिस्टर पटेल? मैंने हाँ बोला। बोलते कि लेटर आपका है? मैंने कहा हाँ। तो उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया कि पुलिस वाला है। मैंने समझा कोई गलत एड्रेस पे चली गई होगी तो लेने आए। फिर उनका आईडी बताया कि भाई हम सीआईडी पुलिस से हैं और ये बताओ कि क्या है। मगर वो इतनी ज़बान मुझे नहीं आ रही थी तो मैं समझा नहीं सका कि भाई शादी का इन्विटेशन कार्ड है। अगर इंग्लिश में होता तो मैं समझा सकता भाई वेडिंग का इन्विटेशन कार्ड है। वेडिंग इन्विटेशन को क्या बोलते हैं वहाँ की ज़बान में? हाँ, तो वो बोलते हैं कि ठीक है हम आपको अभी ले जाते हैं, हाँ, और इंटरप्रेटर बुला के हम समझेंगे कि भाई क्या है। तो जिसने मुझे पकड़ा वो फ्राइडे नाइट थी, तो सैटरडे संडे तो एम्बेसी बंद होती है, तो मंडे इंडियन एम्बेसी से इंटरप्रेटर बुलाया। तो इंटरप्रेटर ने आके क्लियर कर दिया कि भाई ये कुछ नहीं है,
ये शादी का सिंपल इनविटेशन कार्ड है। He came back to Germany in just 7 months. This was 1979. This time, from India, he went to Italy. Italy was a free port then. He crossed the border again and entered Germany without visa. He worked for the same hotel for almost 2 years. इटली तो वो उस टाइम तो फ्री पोर्ट था ना, तो फ्री पोर्ट में तो वीजे की ज़रूरत नहीं होती थी। तो इटली गए, फिर इटली से फिर वापस बॉर्डर क्रॉस किया और जर्मनी गए, क्योंकि जर्मनी वो इमिग्रेशन कंट्री नहीं थी, तो वो वहाँ का कोई किसी को वीज़ा मिलता ही नहीं था। तो फिर दोबारा सेम वे बॉर्डर क्रॉस किया, बॉर्डर करके फिर वहीं पे काम पर लग गया दोबारा, क्योंकि वहाँ जाने के बाद ये पक्का था कि भाई मेरा काम गारंटी है और मुझे एक्सपीरियंस हो गया था थोड़ा बहुत। One day, there was a raid in the hotel. Police caught him again. Asked him, how did he come back again? He smiled and kept silent. He was beaten badly by police and he was deported again to India. आप यहाँ आए तो कैसे आए? क्योंकि आपकी पासपोर्ट में सिर्फ आपकी फ़ोटो है, न वीज़ा है न कुछ भी है, तो आप यहाँ एंटर कैसे हुए? तो वो पूछने के लिए फिर उन लोगों ने कहा, तो मैंने उसको बताया कि भैया हम ऐसे बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं। तो बोलते हैं कि ठीक है, हम आपको वापस भेज देते हैं, मगर आपको वन वे टिकट का काम करना पड़ेगा। जिस वक्त आपका वन वे टिकट का काम हो जाएगा, हम आपको इंडिया भेज देंगे, डिपोर्ट कर देंगे। तो 5 महीने तक, 4-5 महीना रखा, वन वे टिकट का काम हुआ तो मुझे बिठा दिया और इंडिया भेज दिया। Ambitious and firm Mahesh came back again to Germany. This time, he took the route via Holland. Holland was also a free port at that time. He crossed the border again and entered Germany. This time, he got the job in another hotel as a kitchen assistant. नहीं, एक देखिए में ही बंदे को बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं। उस ज़माने में इतनी गाड़ी बड़ी नहीं थी ना। उस टाइम के हिसाब से $300 दिया था हमने, $300-350 के हिसाब से दिया था। वो गारंटी होता है कि भाई आपको बॉर्डर क्रॉस करवा देंगे, और डर लगे या न लगे, अगर पकड़े गए तो और क्या करते हैं, वो वापस ही बिठा देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। थोड़ी मारपीट करके वो आपको वापस भेज देते हैं, क्योंकि एक इतना तो क्रिमिनल नहीं है ना कि भाई हमने कोई गुनाह नहीं किया है। सिर्फ बॉर्डर की क्रॉस करने की ट्राई करते हैं, तो वो पूछते हैं कि भाई कहाँ से है, वो रहते हैं। और हमारी क्या था कि भाई हमको पैसा कमाना था, कैसे भी करके मेहनत करके कुछ भी करके वो पैसा कमाना था, तो इसलिए हम कैसे भी करके वहाँ जर्मनी में आ गए। हमको मालूम था कि भाई बाहर निकलेंगे तभी कुछ मेहनत करके पैसा मिलेगा। और जब गांव में थे तो वहाँ इतना स्कोप नहीं था, और इतना उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं था कि भाई चलो आपको कहीं आने जाने का वो फ्री पास मिले या कंसेशन वाला पास मिले या डिस्काउंट वाला पास मिले, तो हम वैसे निकल पड़े। He got married to an Indian girl to whom he met in Germany. This marriage was lucky enough to bring him to London. By this time, Mahesh Patel had earned enough money by working day and night. मैं लंदन 1985 जनवरी में आया, जो शादी करके डिपेंडेंट वीज़ा लेकर आए थे हम। तो उस टाइम पे आसानी से मिल जाता था। क्या था कि भाई लोग डरते थे कि बेटा को या बेटी को अकेले इतनी उम्र में बाहर नहीं भेजो, ये वो है, सोचते रहते थे। मगर मैं कभी डरा नहीं था, या तो मेरे पेरेंट्स ने भी नहीं कुछ रोका टोका था, वो भी बोलते कि तुम जाओ। तो जैसे तो वहाँ आने के बाद थोड़ी बहुत स्ट्रगल तो होती रहती है, कहीं भी आप जाओगे नए नए होते, आपको ज़बान नहीं आती है, या तो फिर आपको फ़ौरन काम भी नहीं मिलता है। तो जब आपको थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज आ गई तो आपको कहीं ना कहीं तो काम मिल जाता है, और काम करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। He proudly bought a house in East London. The first job that he got in London was in a toy factory.
यहाँ आने के बाद एक मकान ले लिया 3 बेडरूम का, और फिर आके 10-15 में मुझे काम मिल गया था, क्या बोलते हैं, टॉयज की फैक्ट्री में। Life was not easy for Mahesh Patel. Life was trying and testing his courage and his patience, but Mahesh was strong enough to take up any challenge that came in his way. He took up numerous jobs, right from filler to a delivery man, a driver in a bread factory to a taxi driver. बाद में एक दुकान में काम मिल गया, वो सोफा असिस्टेंट का था, कि वहाँ वो फिलिंग अप करना है फ्लोर का काम था, असिस्टेंट का नहीं, मगर वो फ्लोर पे काम करते हैं वही था, कि भाई फिलिंग अप करना है, जो है वो सब कुछ था। और बाद में और एक जगह पे काम पर लग गया, जो ब्रेड की डिलीवरी करते थे उस वक्त। उस टाइम पे वो मदर प्राइम नाम की ब्रेड की कंपनी थी, तो वहाँ ब्रेड की फैक्ट्री में हमने काम किया। तो ब्रेड की फैक्ट्री के बाद फिर मैंने थोड़ा टाइम के लिए 1-1.5 साल के लिए मैंने टैक्सी चलाई, मिनी कैब किया। Something didn't work in this marriage, and it lasted for 6 years. Mahesh was now the father of 2 lovely daughters. One day, he entered a general store called PTC to buy something. That moment was a Cupid moment. He fell in love with a sales girl. He proposed her, convinced her, finally got married to her. Kaki. He's a lovely Indian woman. Even her past life was full of bitterness and struggle. But Kaka's love was able to wipe off her tears. काकी कहाँ मिली? काकी यहाँ यूके में। कैसे? हाँ, जहाँ मैं वो मैगजीन लेने जाता था, न्यूज़पेपर लेने के लिए, वहाँ से। अच्छा। हाँ, वहाँ मिली? वहाँ मिल गई। मैंने सुना 20 पाउंड रोज खर्च करते थे काकी पे। नहीं, उसके ऊपर नहीं, मैगजीन में करता था मैं। उनके लिए? हाँ, उनको मिलने के लिए? उसको मिलने के लिए, देखने के लिए। लंदन आता है उस टाइम पर मेरे पास 3,500 पाउंड थे। कहाँ से कमाया आपने वो? जर्मनी में। जब मैं जर्मनी में रुका था उस टाइम पे मेरे पास इतने सेव हुए थे, 3,500 पाउंड इतने। होटल में काम करके वो टिप मिलती थी मुझे, तो वो टिप का पैसा और मेरी तनख्वाह में से इकट्ठा हुआ था। तो वो पैसा लेकर आकर मैंने उस टाइम पर 26,000 पाउंड का मकान लिया था, 26,000 पाउंड का। अच्छा, आते से आपने मकान खरीदा? हाँ, और 3,500 थे, 500 बोरो करके 4,000 पर मैंने डिपॉजिट रखी थी, जो 20% के हिसाब से इंक्लूडिंग फर्नीचर कॉस्ट सब कुछ मिला के। मगर वो मकान 2 साल के बाद चला गया, क्योंकि इंटरेस्ट इतना बड़ा था उस टाइम पर। तो जो मॉर्गेज मैंने 4% पे ली थी, वो धीरे धीरे अब होते होते 14% हो गई थी। तो जो मेरा इंस्टॉलमेंट था वो 3 से 4 गुना हो गया था। तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी स्पीड में इंटरेस्ट बढ़ा, इतनी स्पीड में मेरी तनख्वाह तो नहीं बढ़ती है ना। तो फिर वो मकान हमने छोड़ दिया, बैंक को बोला कि तुम ले लो भाई। और वहाँ पे हम पैसा बचाने के लिए, कहाँ पे? जर्मनी में। हम बार्बर की शॉप में नहीं जाते थे, हम एक दूसरे के बाल काट लेते थे, क्योंकि उस टाइम पे बार्बर की शॉप में 10 मार्क लेते थे। तो हमने एक मशीन ही ले लिया था, और एक दूसरे के बाल हम हर 15 दिन में, 20 दिन में या महीने में काट देते थे, कि आप मेरा काट तो मैं आपका काट देता हूँ। इसमें कोई स्टाइल नहीं होती थी, सिंपल सा 3 नंबर या 2 नंबर मशीन लगा लो, बाल काट दो, बात खत्म। और जब आप आए थे आपके पास कितने पैसे थे? कुछ भी नहीं थे उस टाइम में। जब आया था इंडिया के 2,000 रुपया लेकर आया था मैं। कितने फ्लैट्स हैं आपके? यहाँ पे टोटल मेरे 4 मकान हैं, 2 फ्लैट 2 मकान हैं। आप कितने साल से हो यहाँ? यहाँ 35 ईयर्स नियरली, 85 टू अप 35 ईयर्स हो गए। 35 ईयर्स।
He's a man of £4 million now. He owns 4 houses and 3 shops in central London. He stays at the prime location of London, the famous and posh Westminster. He just had 2,000 Indian rupees when he left India. He came to London in 1985. Today, Kaka is 65-year-old, but he is more young and energetic than anyone around him. ये आप खुद कर क्यों करते हैं, किसी और से क्यों नहीं करवाते? नहीं, हम पहले से खुद ही कर लेते हैं, लेकिन वो गलत डिलीवर कर दिया, इसलिए हम खुद ही करते हैं. He does his work on his own and don't rely upon anybody else. He begins his work at 12:30 at night, which goes on till 7 in the morning. He distributes newspapers to the offices in central London. He earns not less than 1 million per month through that. हमने थोड़ा बहुत ये सिस्टम को यूज किया और बाद में सबसे पहले तो हमको डिलीवरी में बहुत इंटरेस्ट था. थोड़ा इसमें हार्ड वर्क होता है मगर डिलीवरी में पैसा ज़्यादा मिलता था, तो हमने दुकान में भी ध्यान दिया और डिलीवरी में भी ध्यान दिया. पेपर डिलीवरी में, हाँ. और हम कभी भी किसी कस्टमर का कंप्लेन आए तो उसी वक्त हम अटेंशन देते थे, उसको दूसरी कंप्लेन का मौका ही नहीं दिया कभी. एक बार बोला कि भाई हमको पेपर लेट मिला है तो उसका टाइम चेंज कर देते थे, या तो कभी बोला कि भाई हमको नहीं मिला है, जो भी है, तो हमको मालूम है कि हमने पेपर डाला है मगर किसी ने उठा लिया है तो कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करते थे, उसको फ़ौरन दूसरी कॉपी 10-15 मिनट पहुंचा देते हैं. कितने साल हो गए काका आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते? 18 ईयर. कितना कमा लेते हैं आप पर पेपर? 500 पाउंड डिलीवरी चार्ज मिलता है हफ्ते का और 2000 पाउंड हमको कमीशन मिलता है. मगर मेहनती काम है इसमें. आप बोलो कि अभी एक कमिटमेंट वाली जॉब होती है कि भाई ये नहीं है कि आज मैं सो गया, मैं अभी आधे घंटे बाद, ऐसा नहीं. 12:30 बजे उठ के आना है, मतलब आना है. इतने सालों में करीबन 1 या 2 बारी में 15-20 मिनट लेट हुआ हूँ. He owns a general store and these days he works there. At the daytime, along with his staff, he looks after his shop in shifts and does newspaper delivery at night. आप लोग को नहीं करने देते हैं, ये तो आप भी कर सकते हैं. वो ना, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी है कि जो उसको ही पता है सबसे ज़्यादा, तो वो चीज़ें वही करते हैं, तो वो किसी को नहीं करना चाहिए. कितने घंटे काम करते हैं काका? काका के घंटे आप गिन नहीं सकते, 24 में से 22 तो मैंने देखे हैं. His son, who is studying, also helps in his work. Oh, my dad, the best man in the world. Why? Better than working for yourself rather than working for someone else. My mum took bits, wonderful, caring, loving, look after the family. This is his second shop. Kaka lives an opulent life. He loves reading books. He reads 1 book each day. His life has lots of work. He's just passionate about his work. कौन सी किताबें पढ़ते हैं? हमारी गुजराती में, मगर जो इंग्लिश में है वो जो ट्रांसलेट वाली गुजराती वही मैं पढ़ता हूँ. अच्छा, रोज एक किताब पढ़ते हैं आप? रोजाना, हाँ. वो मैगजीन लाता हूँ मैं, मैगजीन और किताबें. और जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं उनकी सब मैंने वो स्टोरी पढ़ी है, उसकी बुकें में पढ़ी है. जैसे कौन? जैसे वो धीरूभाई अंबानी. फिर अभी मैं एक बुक लाया हूँ वो रघुरामन की, जो हमारा रिजर्व बैंक का गवर्नर थे, उनकी बुक मेरे पास है, मगर वो गुजराती ट्रांसलेट में है. इंग्लिश मेरी पुअर है तो मैं गुजराती में ले लेता हूँ जहाँ से भी मिलती है. तो वो लेकर आए तो हाँ. किताबें क्यों पढ़ते हैं आप?
उसमें से कुछ ना कुछ आपको जानना मिलता है कि भाई उसने वो कैसे आगे बढ़ा है। तो उनकी जो नीति होती है या फिर जो ईमानदारी है, इससे हमको पता चलता है कि वो किस तरह से वो इतना आगे बढ़ा है। जैसे ये रघुरामन की बुक में एक सेंटेंस है कि भाई आप जितना सीधा चलोगे उतना आपकी मुश्किलें बढ़ती जाएगी। जैसे सीधे पेड़ को लोग काट देते हैं, ऐसे इसलिए आप इतने सीधे मत रहो। जितने सीधे रहोगे वो सीधे पेड़ की तरह, वो सीधा पेड़ को जल्दी लोग काटते हैं। उसका कहने का मतलब था कि भाई थोड़ा भी आप झुक के चलो। अच्छा, यानी आप स्ट्रिक्ट मत रहो। हाँ, Stiff पकड़ में मत रहो कि भाई नहीं हम ये है वो, ऐसे नहीं। जैसे झुका हुआ पेड़ होता है तो वहाँ आपको ज्यादा फल मिलेगा। तो और इसलिए- किसकी किताब पढ़ी आपने? और हमारे सरदार पटेल की, गांधी जी की, मैं पॉलिटिक्स की और बिजनेसमैन की ज़्यादा इंटरेस्ट हूँ मैं। और फिर वो क्या नाम थे, लाल भाई कस्तूरबाई, फिर वो आपके बॉम्बे के जो क्या बोलते हैं बाल ठाकरे की। तो बाल ठाकरे के बारे में एक छोटा सा एक, पता नहीं आपको मालूम हो या ना हो, जिस वक्त वो महाराष्ट्र में दूसरे मुल्क से, दूसरे स्टेट से जो आके वो पैसा कमाना शुरू किया, तो महाराष्ट्रियन लोग बोलते हैं भाई हमारा रोजी रोटी चली जा रही है। तो बाल ठाकरे ने एक ही बार इतना ही बोला था कि भाई हर गली गली में अपना वड़ा पाव की लारी चालू कर दो, लारी कर दो, ठेला उसको बोलते हैं आप। तो आज बॉम्बे में सबसे ज़्यादा फेमस वड़ा पाव ही है। ये बाल ठाकरे की बात थी। हाँ, और इसकी एक बात पे देखो आप कितने को रोटी रोटी मिलती है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कम इन्वेस्टमेंट। हाँ, और पूरी महाराष्ट्र में आज बॉम्बे का वड़ा पाव बहुत फेमस हो गया। तो ऐसे लोगों की मैं किताबें पढ़ता हूँ। He loves to do everything. Cuts vegetable in the kitchen, make tea, cook food along with his wife. More than that, he is always ready to guide others. धोखेबाजी मत करो। हाँ, जो लोग शॉर्टकट के लिए वो धोखेबाजी कर लेते हैं, वो धोखेबाजी में आप प्रेजेंट टाइम में अच्छा लगता है कि आपको कि भाई देखो मैंने इसको बेवकूफ़ बनाया, कैसे हो गया। हाँ, मगर बाद में आपको 3-4 साल के बाद पता चलता है कि आप आगे बढ़ नहीं सके हैं। तो ये धोखेबाजी वाला काम में लोग, जो जितने भी लोग बोलते हैं कि भाई धोखेबाजी से ये करेंगे, वो शॉर्टकट कभी आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। शॉर्टकट में आप प्रेजेंट टाइम में थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, मगर लंबी जर्नी के लिए वो शॉर्टकट नहीं है। जब भी हम नए नए आए थे जर्मनी में उस टाइम पे, तो हमने एक चीज़ नोटिस किया कि हम शॉपिंग करने जाते थे, सब्जी ग्रोसरी लेने, तो सभी के बास्केट में हम वो पर्टिकुलर बिस्किट देखते थे। बिस्किट के वो 10 लैंग्वेज में लिखा था, तो हमको मालूम नहीं था कि क्या लिखा है, मगर बिस्किट और उसके ऊपर जो एक कुत्ते के बच्चे का पिक्चर था, वो हमको मालूम था कि भाई ये बिस्किट खाने से कुत्ते जितनी ताकत आएगी। काफ़ी टाइम के बाद हमको पता चला था कि भाई यहाँ तो घर घर में वो कुत्ते को या बिल्ली को पालते हैं। हमको ये नहीं मालूम था कि भाई ये कुत्ते के बच्चों के बिस्किट है। हमने 3-4 महीने तक वो बाय करते थे और रोज़ाना वो चाय या मिल्क में डुबो के खाते थे। तो यहाँ के देखा तो हम बहुत मज़े से खा रहे थे, चाय के साथ या जो भी है। और दिन में जितनी बार चाय का मौका मिलता था चाय बनाने का, इतनी टाइम हम चाय में डुबो के खाते थे, क्योंकि कभी हमने ज़िंदगी में बिस्किट नहीं खाया था गांव में। हाँ, वही समझ के कि हमको चाय का इंटरेस्ट नहीं था, मगर जितना बिस्किट ज़्यादा खाएंगे हम इतने ज़्यादा ताकतवर बन जाएंगे और हमारे काम करने की एक ताकत आ जाएगी। क्योंकि गाँव में तो क्या होता है ना, कुत्तों को या जानवर को खाना पीना वो नुक्कड़ पे दे देते हैं। और ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि भाई कुत्ते के बिस्किट होते हैं उस जमाने में। और उस जमाने में एक पार्ले का ही बिस्किट मिलता था गाँव में,
हाँ, मगर वो उस टाइम पर वो 75 पैसे में 12 आने में मिलता था, जो कभी कोई अफोर्ड नहीं कर सकते गाँव वाले। और 3-4 महीने के आसपास में लंदन से इत्तेफाक से कोई हमारा जान पहचान वाला तो मिलने आए। हाँ, तो हमने भी वो मेहमान आए तो उसके भी चाय के साथ हमने वो बिस्किट निकाल के दिए। हाँ, तो वो भी हैरान हो गया और बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो हमने कहा ये चाय के साथ बिस्किट खाओ भाई, हमने भी खाते हैं। तो उसने बोला कि ये बिस्किट इंसान के खाने वाले नहीं है, ये कुत्ते के पप्पी के हैं, जो जानवर को बच्चे के खाने वाले हैं, तुम क्यों खाते हो? तो हमने कहा कि भाई हमको ये नहीं मालूम है कि इसके बीच के, हम तो सबके बास्केट में देखते थे, तो इसका मतलब कि ये पॉपुलर है इसलिए वो सब लोग खाते होंगे, इसी समझ के हम खाते थे। उनके ऊपर जो लिखा है वो हमको पढ़ा लिखा नहीं आता था। तो 4 महीने तक हमने बिस्किट खाते रहे। 4 महीने के बाद पता चला कि भाई हमने वो पपी के बिस्किट खाए, कुत्ते के बिस्किट खाए। हाँ, कि भाई गांव में हमने कभी बिस्किट देखा नहीं, तो यहाँ आए तो हमको थोड़ा ये लगा कि भाई देखो भाई हम यहाँ के इतना तो कमा रहे कि हम बिस्किट खाते हैं। हाँ, कि चलो हम थोड़ा आगे बढ़े कि थोड़ा हम बिस्किट बाय करके खा सकते हैं। स्टेटस लगता था। स्टेटस जैसा, मतलब कि हमको लगता था कि चलो हम यहाँ तक तो पहुँचे कि भाई चलो हम बिस्किट खा भी बाय कर सकते हैं। तो वो तो सीधी सी बात है कि भाई जब मिला तो हम, जो चीज़ आपको जिंदगी में कभी दिखी नहीं है, न मिली है, तो ऑब्वियसली है कि आप वो हट हट के खाएंगे। हाँ, तो हम दिन में 3-4 बार, जितनी बार चाय बनाते थे, सब हम चाय के साथ बिस्किट की बहुत मज़े से खाते थे। हम अपने आप को खुद किस्मत समझते थे कि देखो भाई यहाँ तक तो आए हम, ये हमको बिस्किट भी मिल रहा है। क्योंकि सभी अनपढ़ थे, जो भी थे वो कोई पढ़े लिखे नहीं थे, मगर वो ईडी टॉयलेट, मतलब वो टॉयलेट का मीनिंग पता था कि भाई टॉयलेट का मतलब क्या होता है। टॉयलेट का मतलब ही बस वही मतलब मालूम था। वही मतलब मालूम था, टॉयलेट का मतलब यही होता है। तो हमको यही लगता था कि भाई परफ्यूम को भी हम टॉयलेट में यूज करते थे, जो लोग बॉडी पे इस्तेमाल करते थे। पुलिस वालों ने मुझे यहाँ वो पैर में मारा था। कहाँ, किसने? जर्मनी में। अच्छा। पुलिस वालों ने तो क्या था ना, उस टाइम पर वो हमारा मेडिकल नहीं कर सकते थे, कुछ भी वीजा या कुछ नहीं था। तो इसकी वजह वो नशे जो थी ना, वो इस टाइम पे वो जितनी दब गई तो इसकी इफेक्ट परमानेंट रह गई। तो अभी मेरी टांगे ऐसे थोड़ी खुली रहती है, सीधी नहीं चलती। तो मारा क्यों था उन्होंने? तो मैं दोबारा आया तो बोलते कि तुमको एक बार ही बाहर निकाला था, दोबारा कैसे आ गए? पूछते हैं ना तुम दोबारा सेम पे कैसे आए? पासपोर्ट में सिर्फ आपकी फोटो है, हाँ, न वीजा है, न पॉट का है, कुछ भी नहीं है। अरे में क्या था कि भाई चलो हमको पकड़ा रखा, जब हमको इंडिया भेज दिया। तो इंडिया जाने के बाद बॉम्बे हमको भेज दिया। तो बॉम्बे से हमको हमारे गुजरात जाने की उस टाइम पे इतनी ट्रेन नहीं जाती थी, क्योंकि एक ट्रेन सुबह में जाती थी, शाम को पहुंचाती थी, इस जमाने की तरह नहीं थी। तो एक रात रुकने के लिए हम किसी गेस्ट हाउस में चले गए, जो सबसे सस्ता वाला था। तो वहाँ गए और कुछ खाना मंगवाया वेटर से, वो खाना दे गया। फिर थोड़ी देर के बाद वो आया तो पूछा कि भाई आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए? तो जब उसने पूछा कि कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो हमने बोला कि हाँ ठीक है, ला दो भाई। तो आधे घंटे के बाद 2 लड़की आ गई। हाँ, दरवाज़ा खटखटाया, हमने खोला तो बोलते कि चलो। तो हम भी हैरान हो गए कि भाई लड़की कैसे आ गई यहाँ पर। तो बोलते कि आपने बुलाया है, ऑर्डर किया है। और वो इसका बम्बई की ज़बान में हमको ये मालूम नहीं था कि एक्स्ट्रा का मीनिंग क्या होता है। उसने एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए, उसका मतलब वो उनका इरादा अलग था, और हमको एक्स्ट्रा सर्विस में हमको चाहिए कि कुछ चाय पानी और कुछ आ जाएगा, वही समझ के उन्होंने बोला कि हाँ भाई ला दो। तो वो उसने लड़की भेज दिया। नहीं, फिर हम भी डर गए कि वो लड़की ऐसे कैसे आ गई, क्योंकि अनजान जगह पे है, तो कोई गलत इरादे से आई क्या है। फिर उसने वो वेटर को बुलाया शोर शराबा करके, क्योंकि ये जो प्रोसिक्यूट है वो कोई सीधे तो होते नहीं है। तो वो तो ऑब्वियसली वो शोर शराबा करके उसका टाइम बिगड़ गया। वो कस्टमर समझ के आई थी, हमने खाना समझ के मुंडी हिलाई थी।
तो फिर हमने वेटर को बोला कि भाई तुमने तो बोला हम नहीं समझते, हमने तो खाना समझ के हाँ बोला था कि हाँ कुछ भेजो। वेटर ने बाद में क्या कहा आपसे? नहीं, वेटर को भी बाद में समझ में आया कि भाई हम गांव से है, तो हमको ये समझ में नहीं आता था। वेटर हंसा नहीं आप पे? नहीं, वो हंस रहा था, नहीं वो थोड़ा अपसेट हो गया था। बाद में उसको लगा कि भाई चलो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो उसने कुछ नहीं किया, मगर वो लड़की थी वो 5-5 रुपया लेके गई कि हम आए हैं तो हम बिना खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हम टाइम बिगाड़ के आए यार, रिक्शा लेकर आए वोटे वक्त। ये कब की बात है? 78 में 79 आई थिंक, मार्च में या समटाइम, मार्च अप्रैल में। उस वक्त गर्मी बहुत थी। आपकी वर्थ क्या है? वर्थ का मतलब मानो नियरली 4 million pounds. He is a successful human, living in the world of United Kingdom since 3.5 decades. Mahesh Patel has now become a godfather for newcomers from India. He is an angel for the needies in UK as well. He never forgets to do a huge amount of charity each time he visits India. This was the story of Mahesh Patel, lovingly known as Kaka.